बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म सितम की शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा है सरगुज़श्त। आतिश फ़िशां। रावी वजदान अली। तहरीर इकबाल काज़मी। आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़िशां। ये लड़का इस वक्त मेरी ज़िंदगी का ज़मानत है, चीनी ने कहा। मेरी ज़िंदगी का ज़मानत भी और $10,000 का चेक भी। मैं इस लड़के को ज़िंदा ले जाएगा तो मेरे को $10,000 मिलने का है। और तुम्हारे गार्ड्स। वो एक लम्हे को खामोश हुआ और फिर बोला, हमारे जाने के बाद तुम छत से उनकी लाशें उठा लेना। पुरताप सिंह चौंक गया। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा सोहराब्दी। पुरताप सिंह बोला, इस लड़के को छोड़ दो। अभी तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। चीनी ने पिस्तौल से इशारा किया। इस तरफ आ जाओ, कमरे के अंदर, इधर। पुरताप सिंह अभी तक दरवाजे में खड़ा था। वो अंदर आ गया। चीनी वजदान की गर्दन से पकड़े उसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पिस्तौल से उसने पुरताप सिंह को जद में ले रखा था। खौफ की शिद्दत से वजदान का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। लगता था कि उसके जिस्म का सारा खून निचड़ गया है। चीनी उसे अपने साथ खींचता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। पुरताप सिंह भी मोहताब अंदाज में छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दरवाजे से बाहर आ गया था। चीनी वजदान को गिरफ्त में लिए राहदारी में उल्टी कदमों चलता हुआ अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मकान की पिछली तरफ वसी लॉन था। कोई कंपाउंड वॉल नहीं थी, बल्कि दूसरे मकानों के लॉन साथ मिले हुए थे। पुरताप सिंह को समझने में देर नहीं लगी थी कि जब वो मकान के सामने वाले रुख पर दूसरे हमलावर से नंबर आजमा था, उस वक्त ये चीनी किस कदर अकबी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। उसे ये भी अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि हमलावर सिर्फ दो ही थे। एक वो जो पुरताप सिंह के हाथों ज़ख्मी होकर भाग गया था, और एक ये जो छत पर इसके दोनों मुखाफसों से निमटने के बाद अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था और अब इसी रास्ते से वापस जा रहा था। चीनी वजदान को गिरफ्त में ले लिए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदमों पीछे हट रहा था। उसके पिस्तौल का रुख अब भी पुरताप सिंह की तरफ था और पुरताप सिंह भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वो हर कीमत पर चीनी को रोकना चाहता था, लेकिन अभी तक उस बात की समझ में नहीं आई थी कि वो फिर चीनी के पीछे देखता हुआ अचानक ही चीखा, नहीं अफीसर, गोली मत चलाना। उसका यह नफ्सियाती हरबा 100% कामयाब रहा। चीनी बड़ी तेज़ी से पीछे मुड़ा था। पुरताप सिंह ने इतने ही काफ़ी था कि वो किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ चीनी के ऊपर जा गिरा। चीनी बदख्वास हो गया। वजदान की गर्दन पर उसकी गिरफ्त छूट गई, अलबत्ता दूसरे हाथ में पिस्तौल मौजूद था। पुरताप सिंह उसे लिए हुए साथ गिरा था। उसने सबसे पहले चीनी के पिस्तौल वाले हाथ पर हाथ डाला था। उसने चीनी की कलाई इस तरह मरोड़ दी कि पिस्तौल का रुख दीवार की तरफ हो गया। हाथ पर दबाव पड़ने से ट्रैगल दब गया। गोली दीवार में पेवस्त होगी। वजदान, भाग जाओ, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लो। पुरताप सिंह चीखा। वजदान भी इसी चीनी के साथ ही फर्श पर गिरा था। वो उठकर कमरे की तरफ दौड़ा और अंदर घुसकर धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। पुरताप सिंह ने नीचे दबा हुआ चीनी अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुरताप सिंह की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। वो उसकी कलाई को मरोड़ता चला गया। पिस्तौल का रुख अब चीनी के सर की तरफ हो गया और बिलाकर पिस्तौल की नाल उसकी कंपटी से लग गई। चीनी की आंखों में वहशत सी उभरी थी। वो ट्रैगल से उंगली हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुरताप सिंह ने उसके हाथ को इस तरह गिरफ्त में ले रखा था कि अपनी कोशिश में भी कामयाब ना हुआ। पुरताप सिंह ने उसके हाथ पर दबाव डालते हुए जोरदार झटका दिया। डस की आवाज़ उभरी और पिस्तौल की नाल से निकलने वाली गोली उसकी कंपटी में सुराख करती हुई दूसरी तरफ निकल गई। खून के छींटे पुरताप सिंह के चेहरे पर पड़े। सत्यानाश! पुरताप सिंह ने बड़बड़ाते हुए उसके हाथ को एक और झटका दिया। चीनी के जिस्म में पैदा होने वाले खून से ट्रैगल एक मर्तबा फिर दब गया। ये गोली भी खोपड़ी में पेवस्त हुई थी। पुरताप सिंह उसे छोड़कर एक झटके से उठ गया। उसके कुर्ते के दामन से अपने चेहरे से खून के छींटे पोंछ लिए चीनी की तरफ देखने लगा। उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून राहदारी के फर्श पर बिछे हुए कालीन को तर कर रहा था। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में दबा हुआ था। पुरताप सिंह मुड़कर बेडरूम की तरफ दौड़ा। वजदान पुत्र, दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। वजदान सामने खड़ा
थर-थर कांप रहा था। प्रताप सिंह ने उसे पकड़कर अपने साथ लिपटा लिया। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो विजदान का कंधा थपथपाते हुए बोला। ख़त्म हो गया वो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तू बड़ा बहादुर लड़का है। उसने कालीन पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले और अगर कोई आ जाए तो उड़ा देना उसे गोली से। वैसे आएगा कोई नहीं। एक भाग गया, एक मर गया। डरना मत, अब मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो चाचा? विजदान बोला, उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट। मैं छत पर सोतर सिंह को देखने जा रहा हूँ। दरवाज़ा बंद कर ले, प्रताप सिंह ने कहा। उसके बाहर निकलते ही विजदान कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रताप सिंह बरामदे में आ गया। उसने बल्ब जला दिया, इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर गोलियों के कई निशान थे। एक दो गमले भी टूट गए थे। वो बरामदे से उठकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। दोनों पुलिस वालों में से कोई भी नजर नहीं आया। वो दरवाज़ा बंद करके ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ लपका। उसके दोनों गार्ड छत पर पड़े हुए थे। उसने दोनों को हिला जुलाकर देखा। दरबार सिंह खत्म हो चुका था। उसकी गर्दन की हड्डी भी तोड़ दी गई थी। अलबत्ता सोतर सिंह जिंदा था, लेकिन बेहोश पड़ा हुआ था। प्रताप सिंह दौड़ता हुआ नीचे आ गया और लाउंज में रखे हुए फ़ोन रिसीवर उठाकर पुलिस का नंबर डायल करने लगा। पुलिस को वहां पहुंचने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे। उसे बताया गया था कि गली में रहने वाले एक और शख्स ने पुलिस को फ़ोन पर फायरिंग की इत्तला दे दी थी। पुलिस पहले ही रवाना हो चुकी थी। प्रताप सिंह फ़ोन का रिसीवर रख कर बाहर आ गया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज इंस्पेक्टर च्यांगशू था। उसने आते ही चंद पुलिस वालों को गली में फैला दिया। 3 पुलिस वालों को उसने अपने साथ रखा हुआ था। प्रताप सिंह उसे बता रहा था कि किस तरह वो मकान की छत पर उटाक पटाक की आवाज़ सुनकर कमरे में बाहर निकला था और जब वो बॉडीगार्ड सोतर सिंह की आवाज़ देता हुआ बरामदे में दरवाजे से बाहर आया तो उस पर ज़बरदस्त फायरिंग शुरू कर दी गई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला था। अगर वो बर्वक्त गमलों के पीछे छलांग ना लगा देता तो वो छलनी हो चुका होता। हमलावर विजदान को अगवा करके ले जाना चाहते थे। प्रताप सिंह ने इंस्पेक्टर को बता रहा था, अगर उसे कत्ल करना मकसूद होता तो वो चीनी से उसे साथ ले जाने की कोशिश करने के बजाय गोली मारकर हलाक कर देता, जिसका मौका उसे मौका भी हासिल था। लेकिन वो उसे जिंदा अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके बदले उसे $10,000 मिलने को तवक्को थी। तुम्हें कैसे मालूम कि उसे $10,000 मिलने वाले थे? इंस्पेक्टर च्यांगशू ने उसे घूरा। उसने खुद कहा था, प्रताप सिंह बोला। मुझे उसके अल्फाज अच्छी तरह याद है। उसने कहा था कि ये लड़का न सिर्फ यहाँ से निकलने के लिए उसकी ज़िंदगी की ज़मानत है, बल्कि $10,000 के चेक की हैसियत भी रखता है। वो जिंदा उसे ले जाएगा तो उसे $10,000 मिलेंगे। तुम्हारे ख्याल में हमलावर कौन हो सकता है? मेरा मतलब इसका ताल्लुक किससे होगा? इंस्पेक्टर च्यांगशू ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। दारा, प्रताप सिंह ने बिला झिझक जवाब दिया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? विजदान अपने वालिदैन के कत्ल का चश्मदीद गवाह है। दारा उसे हर कीमत पर ख़त्म करना चाहता है। वो ये भी चाहता होगा कि विजदान के उसके सामने कत्ल किया जाए ताकि उसमें उसे इत्मीनान हो जाए कि अब उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह जिंदा नहीं रहा। वो गालिबन इसलिए उसने विजदान को अगवा कराने के लिए इस चीनी कातलों की खिदमत हासिल की थी, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। बात समझ में आती है। इंस्पेक्टर च्यांगशू ने गर्दन हिलाई। तुमने बताया था कि तुमने छत पर धींगा मुश्ती की आवाज़ें 2 बजे के करीब सुनी थी। क्या तुम इस वक्त सो चुके थे या जाग रहे थे? मैं उस वक्त सोने की तैयारी कर रहा था, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। बात दरअसल ये है कि रात 10 बजे के करीब हमने होटल से खाना मंगवा कर खाना खाया। फिर विजदान ने थोड़ी देर के बाद सो गया, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर लेटा एक किताब पढ़ रहा था। वो किताब खासी दिलचस्प थी। मैंने उसे ख़त्म के ही छोड़ा। किताब रख कर मैंने घड़ी देखी तो उस वक्त 2 बज चुके थे। प्रताप सिंह खामोश होकर बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखने लगा। आबद अली की डायरी का तस्करा वो दानस्ता तौर पर गोल कर गया था। और हाँ, चंद लम्हों को खामोशी के बाद वो बोला, एक और बात बताना तो मैं भूल ही गया। वो क्या? इंस्पेक्टर बोला। क्या उस बात का इस वाक़े से कोई ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है इंस्पेक्टर, प्रताप सिंह ने कहा। गुज़श्ता रोज़ हम होटल से खाना खाकर वापस आ रहे थे तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से हमें एक चौराहे पर गाड़ी रोकनी पड़ी थी। विजदान मेरे साथ कार की अगली सीट पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल हमारी कार के करीब आकर रुकी, जिस पे 2 चीनी सवार थे। विजदान ने उनमें से एक को पहचान लिया। वो उसके माँ बाप के कातलों में से एक था। उसने पाबों पर खंजर से वार करके उसे हलाक किया था। विजदान ने चीख कर मुझे उसके बारे में बताया तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतर आया।
उन चीनियों ने भी विजदान के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। वो गालिबन उस शख्स ने भी विजदान को देख लिया था। उसने मोटरसाइकिल एक ज़ोरदार झटके से आगे बढ़ा दी और सिग्नल तोड़ते हुए निकल गए। हमने उनका पीछा करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। क्या तुमने उनके चेहरे देखे थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं उनमें से किसी का चेहरा अच्छी तरह नहीं देख सका था, लेकिन लड़के ने उन्हें पहचान लिया था, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। लड़का कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। अंदर कमरे में, प्रताप सिंह ने इशारा किया। ठीक है, मैं उससे मिलता हूँ, लेकिन पहले इधर का मुआयना कर लें, इंस्पेक्टर च्यांगशू ने कहा। वो सबसे पहले जीने पर से होते हुए छत पर आ गए। वो दो कांस्टेबल इंस्पेक्टर के साथ थे। इंस्पेक्टर ने झुककर टार्च की रोशनी में पहले दरबार सिंह को देखा। वो ख़त्म हो चुका था और वो सूतर सिंह की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये जिंदा है, वो बड़बड़ाया। फिर दो कांस्टेबलों की तरफ देखते हुए बोला, इसे नीचे ले चलो और होश में लाने की कोशिश करो। दोनों कांस्टेबलों ने झुककर सूतर सिंह को उठाया और नीचे ले आए। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह भी नीचे आ गए और अंदर दाखिल होकर राहदारी में इन चीनी की लाश के करीब रुके, जिसकी खोपड़ी के परखचे उड़ चुके थे। चेहरा खून से तर हो रहा था। ये कैसे मरा था? क्या तुमने बादशाह हो? प्रताप सिंह ने उसकी बात काट दी। ये अपने ही पिस्तौल से अपने ही हाथों मरा है। पिस्तौल अभी तक इसके हाथ में है। इंस्पेक्टर च्यांगशू झुककर लाश का मुआयना करने लगा। उसने लिबास की तलाशी भी ली थी। सिगरेट का एक पैकेट, लाइटर और कुछ रकम बरामद हुई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी कि जिसकी उसकी शनाख्त हो सकती। प्रताप सिंह ने दस्तक देखते बेडरूम का दरवाज़ा खुलवाया था। विजदान पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। उसके चेहरे पे अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। पुलिस आ गई है, अब डरने की ज़रूरत नहीं। लाओ पिस्तौल मुझे दे दो, प्रताप सिंह ने कहते हुए कहा और आगे बढ़ा दिया। विजदान ने पिस्तौल उसके हवाले कर दिया और खुद भी उससे लिपट गया। प्रताप सिंह उसका कंधा थपथपाने लगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कमरे में दाखिल हुआ। वो विजदान से पूछताछ करने लगा। वो प्रताप सिंह बिस्तर की चादर उठाकर बाहर निकल गया। उसने चादर राहदारी में पड़ी हुई चीनी की लाश पर डाल दी। इंस्पेक्टर च्यांगशू इस चीनी के बारे में विजदान से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। विजदान अब बड़ी हद तक अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था और बड़े पुरअतमाद लहजे में उनके सवालों का जवाब दे रहा था। इस दौरान में प्रताप सिंह दोबारा कमरे में आ गया। टेलीफोन कहाँ है? इंस्पेक्टर ने प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए कहा। दूसरे कमरे में, मेरे साथ आओ, प्रताप सिंह ने कहा और इसके साथ ही विजदान भी लाउंज में आ गया। इंस्पेक्टर ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर डायल किए और एम्बुलेंस और फोटोग्राफर को भेजने की हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। एक बात समझ में नहीं आ सकी इंस्पेक्टर, प्रताप सिंह उसकी तरफ देखते हुए बोला। यहाँ ड्यूटी देने वाले तुम्हारे दोनों कांस्टेबल कहाँ गायब हो गए? ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ सकी, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इन्हें सख्ती से हिदायत थी कि वो ड्यूटी के दौरान में गफलत ना बरतें। अगर वो ड्यूटी छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो इस बेपरवाही पे उन्हें सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई गलती होगी। ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है और फिर इसकी तस्दीक भी होगी। प्रताप सिंह कुछ कहना चाहता था कि फ़ोन की घंटी बजी। उसे आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, एक लम्हा बात की और फिर रिसीवर इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारे लिए कॉल है। यस, इंस्पेक्टर च्यांगशू, इंस्पेक्टर रिसीवर कान में लगाते हुए बोला। फ़ोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर च्यांगशू के चेहरे पर के तासुरात बदल गए थे। प्रताप सिंह गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहा था। इंस्पेक्टर तकरीबन 5 मिनट तक चीनी ज़ुबान में बात करता रहा। फिर उसने रिसीवर रख दिया और प्रताप की तरफ देखते हुए बोला, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, गड़बड़ की तस्दीक हो गई है। वो दोनों कांस्टेबल डबलिन रोड पर बेहोश पड़े पाए गए हैं। अभी कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, उनसे सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। मैंने फ़ोन पे तुम्हारी बातों से कुछ अंदाज़ा लगा लिया था, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। वो तवील अरसे से सिंगापुर रह रहा था। चीनी ज़ुबान अगरचे वरवानी से नहीं बोल सकता था, लेकिन समझता अच्छी तरह था। सूतर सिंह अभी तक होश में नहीं आ सका था। प्रताप सिंह को उसके बारे में भी तशवीश थी कि वो कहीं बेहोशी की हालत में ही अगले जहां को ना सुधर जाए। उसने इंस्पेक्टर च्यांगशू से अपनी तशवीश का इजहार किया तो इंस्पेक्टर ने सूतर सिंह को अपनी जीप में डालकर 2 कांस्टेबलों के साथ अस्पताल भिजवा दिया। उसके थोड़े ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई और फोटोग्राफर भी पहुंच गया। रात का गच्चा पिछला पहर था, लेकिन कुछ लोग घरों से निकलकर गली में आ गए थे। कुछ लोग तो फायरिंग की आवाज़ें सुनकर जा गए थे, लेकिन उस वक्त मारे डर के कोई अपने घर से बाहर नहीं निकला था। अब पुलिस के आने के बाद कुछ लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर च्यांगशू अपनी निगरानी में मुख्तलिफ जावियों से लाशों की तस्वीरें खिंचवा रहा था।
चीनी की लाश की तस्वीर खिंचवाने के बाद उसने लाश के हाथ में दबा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और उसे रुमाल में लपेट कर एक कांस्टेबल के हवाले कर दिया और लाशें उठाने का हुक्म दे दिया। तकरीबन उस वक्त पुलिस की एक जीप उन दोनों कांस्टेबलों को लेकर आ गई। इन कांस्टेबलों का बयान बड़ा दिलचस्प था। उनके कहने के मुताबिक 1:30 बजे के करीब एक कार वहां आकर रुकी थी जिसमें 3 पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि आर्चर रोड पर लकी प्लाजा के करीब एक इमरजेंसी के सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस नफरी की ज़रूरत पड़ गई है, हम उनके साथ चलें। चंग नामी कांस्टेबल ने कहा कि मैंने उन्हें कहा भी था कि हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि इंस्पेक्टर चांग ने हमें फौरी तौर पर तलब किया है, अगर हम चाहें तो टेलीफोन पर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। उस वक्त रात का 1:30 बजा हुआ था। सरदार साहब शायद सो चुके थे। छत पर इनके बॉडीगार्ड भी नज़र नहीं आ रहे थे, वो भी शायद ऊँघ गए थे। यहाँ से टेलीफोन करने के लिए सरदार साहब को जगाना पड़ता, जिसे मैंने मुनासिब नहीं समझा। कार में आने वाली पुलिस पार्टी के सरबराह ने कहा कि हम चौराहे पर लगे हुए फ़ोन से बात कर सकते हैं। मैंने अपने साथी से मशवरा किया और कार में बैठ गया। उन्होंने मेरे साथी को भी कार में बिठा लिया। उनमें से एक तो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और 2 पिछली सीट पर हमारे दाएं बाएं। हम उन दोनों के दरमियान में दब कर रह गए। कार स्टार्ट होते ही उनमें से एक आदमी ने हमें सिगरेट दिए। हम सिगरेट के कश लगाते रहे। उनमें से एक ने हमें बातों में लगाए रखा और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कहाँ जा रहे हैं। शायद इस सिगरेट में कोई नशा आवर चीज़ मिली हुई थी, क्योंकि हमारा दिमाग बोझल हो रहा था, अज़ार ढीले पड़ रहे थे और जहन भी गुनगुदगी में तारी हो रही थी। मेरे साथ बैठे हुए शख्स ने मेरी राइफ़ल लेना चाहिए तो एक लम्हे को मैं चौंक सा गया। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ था कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैंने उस वक्त मुज़ाहमत करने की कोशिश की तो उस शख्स ने जेब से पिस्तौल निकाल कर मेरे सर पर दस्ते से ज़रब लगाई। सिगरेट का नशा पहले ही अपना काम दिखा रहा था। पिस्तौल की ज़रब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन में था और एक पुलिस वाला मंग को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उसके होश में आने के बाद हमें यहाँ ले आया गया। मिस्टर प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल चंग के खामोश होने पर प्रताप की तरफ देखते हुए कहा, इससे अंदाज़ा होता है कि ये कार्रवाई बाकायदा प्लानिंग के तहत की गई है और उनकी तादाद 5 थी। 3 आदमी धोखे से मेरे कांस्टेबलों को यहाँ से हटा के ले गए और 2 ने इस लड़के को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन इनमें से एक ज़ख्मी होकर भाग गया और दूसरा मौत का शिकार हो गया। मेरा बंदा भी मारा गया तो दूसरे के बारे में अभी वसूख से कुछ कहा नहीं जा सकता, सरदार प्रताप सिंह ने कहा। लेकिन क्या तुम्हारे आदमी इतने बेवकूफ़ हैं कि तस्दीक किए बगैर इन लोगों के साथ चल पड़े जो पुलिस की वर्दियां पहन कर आए थे? क्या ये लोग अपने स्टेशन के पुलिस वालों को नहीं पहचानते? इस सिलसिले में इंक्वायरी होगी, उन दोनों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बोला, मैं 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। और हाँ, वो विजदान की तरफ मुतवज्जो होकर बोला, बेटा ये वही आदमी तो नहीं जिसने तुम्हारी माँ को कत्ल किया था? उसका इशारा उस चीनी की तरफ था जिसकी लाश अब उठाई जा चुकी थी। नहीं, ये वो नहीं था। विजदान ने नफ़ी में सर हिला दिया। ठीक है प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर ने कहा, उम्मीद है मुलजमों का सुराग मिल जाएगा और हम जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। देखेंगे जी क्या होता है, प्रताप सिंह बोला। वैसे 100 अवधि अगर मेरे हाथ लग गए तो मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बेहतर तरीका यही होगा कि अगर उनमें से कोई नज़र आ जाए तो ख़ुद कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को मुतला कर देना, इंस्पेक्टर चंगशू ने कहा।